हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले ये देखते हैं फोर्स में कैसे आया था। 20th सेंचुरी से पहले ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज को अनलॉफुल कंसीडर किया जाता था। 1920 में बिनियन कंपनी के ट्रेड यूनियन के लीडर को इम्प्रिजनमेंट किया गया था और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया। ये फोर्स में आया था 1 जून 1927 को। ये एक्ट सिर्फ उन्हीं यूनियंस के लिए एप्लीकेबल है जो इसके अंडर रजिस्टर्ड हैं और इस एक्ट को होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंडेड किया गया है। अब देखते हैं ट्रेड यूनियन के अमेंडमेंट्स जो कि 2001 में हुए थे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, सबसे पहला अमेंडमेंट था रिक्वायरमेंट ऑफ 10% और 100 ऑफ वर्कमैन विच एवर इज लेस एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री with a minimum of 7 members being eligible for registered as workers trade union। means कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराना चाहती है तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और जिस एस्टेब्लिशमेंट से वो रिलेटेड है उसमें 10% और 100 विच एवर इज लेस इतने मेंबर्स होने कंपल्शन है। सेकेंड, election of members of office bearers and executives at an interval of not less than 3 years। ऑफिस बियरर्स और एग्जीक्यूटिव्स का जो भी इलेक्शन होगा मेंबर्स का, उसका जो इंटरवल रहेगा वो 3 years का रहेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर रूरल unorganized and other workers must be ₹1 per annum, ₹3 per annum and ₹12 per annum respectively। ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा वो रूरल के लिए रहेगा ₹1 पर एनम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए रहेगा ₹3 पर एनम और अदर वर्कर्स के लिए रहेगा ₹12 पर एनम। नो डेजिग्नेशन ऑफ अपीलेट कोर्ट्स, इसमें जो अथॉरिटी दी गई है वो अपीलेट कोर्ट को दी गई है। अपीलेट कोर्ट्स क्या होते हैं? जो लेबर कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं इनके ऊपर होते हैं हाई कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इन्हीं को कहा जाता है अपीलेट कोर्ट्स। इनका काम होता है कि लेबर कोर्ट या लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जितना भी वर्क होता है उसको ये रिव्यू करते हैं। लिमिटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ आउटसाइडर्स, ट्रेड यूनियन में जो भी ऑफिस बियरर्स होते हैं उनमें कितने आउटसाइडर्स होने चाहिए? जनरली 1/3 होते हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बियरर्स या फिर 5 विच एवर इज लेस। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के केस में 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बियरर्स कैन बी आउटसाइडर्स। मींस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के केस में 50% ऑफ द टोटल ऑफिस बियरर्स आउटसाइडर्स हो सकते हैं। Now, debarring members of Council of Ministers or persons holding office of profit in the union or state from membership of the executive or the office bearer of a registered trade union। उन मेंबर्स को जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जिन्होंने ऑफिस को होल्ड कर रखा है ऑफ प्रॉफिट, उन लोगों को डिवेयर किया गया यानी रोका गया है कि वो मेंबर्स ट्रेड यूनियन की नहीं बन सकते। अपीलेट कोर्ट, अभी अपीलेट कोर्ट का हमने आपको मतलब बताया है, इसमें वही बताया गया है। Now, an employee who has retired or retrenched is not deemed to be an outsider। अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुका है या उसे रिट्रेंच कर दिया गया था तो उसे आउटसाइडर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन किया है नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने। उन्होंने बताया है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स engaged in sale or production of goods and services operated in a proprietary or partnership basis। unorganized sectors वो unincorporated private enterprises होती हैं जिन्हें इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड ने ओन किया हुआ है, जो कि एंगेज होती हैं किसी सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में with less than 10 number of workers। इनके अंदर less than 10 number of workers होते हैं। Now, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस, जो जिसका मेन पर्पज है कि वो रेगुलेट करता है रिलेशंस को बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स
बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन और बिटवीन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। मींस ट्रेड यूनियन वो कॉम्बिनेशन है जो रिलेशंस को रेगुलेट करता है वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। साथ में फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। साथ साथ में ये रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इम्पोज करते हैं ताकि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी ट्रेड में अपनी मनमानी न कर सके। एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस हैं तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स which is connected with the employment और नॉन एम्प्लॉयमेंट। यानी ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं इनसे रिलेटेड हो सकता है। नाउ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स in relations to trade union whose dispute matters and objects confined to more than one state। अगर कोई भी डिस्प्यूट मैटर्स या ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा स्टेट में कन्फाइन कर रहे हैं तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर वो डिस्प्यूट मैटर ऑब्जेक्ट्स किसी एक स्टेट से रिलेटेड है तो वहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। नाउ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसको कहा जाएगा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ऑफिस बियरर्स in the case of trade union includes any member of the executive। ट्रेड यूनियन के जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको ऑफिस बियरर कहा जाएगा, लेकिन उसमें ऑडिटर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। Now difference between registered and recognized trade union। A registered trade union may be recognized but a recognized trade union has to be registered। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है उसको रजिस्टर्ड होना कंपल्शन है, लेकिन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड मीन्स पहले ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद ही वो रिकॉग्नाइज्ड होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 3। The appropriate government shall appoint a person to be a registrar of trade union for each state। हर स्टेट के लिए appropriate government एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी और साथ में अपॉइंट करती है एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार्स ऑफ ट्रेड यूनियन। इनका काम होता है कि ये रजिस्ट्रार की हेल्प करते हैं इन एक्सरसाइजिंग एंड डिस्चार्जिंग सच पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार। जो भी स्पेसिफाइड हैं उन पार्ट्स एंड फंक्शंस को एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज करते हैं, और ये रजिस्ट्रार के अंदर सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन में होता है। नाउ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4। At least 10% or 100 of workmen, whichever is less, is required on the date of making of the application for registration। जिस दिन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी जाएगी उस दिन एटलीस्ट 10% और 100 whichever is less वर्कमैन होने चाहिए। कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक कम से कम उसमें 7 मेंबर्स नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एस्टेब्लिशमेंट में 50 एम्प्लॉइज हैं तो 10% उसका क्या हुआ 5 एम्प्लॉइज, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है कि 7% मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 7% होने चाहिए तभी रजिस्ट्रेशन होगा। Where an application has been for the registration of a trade union, such application shall not be deemed to become invalid merely by reason of the fact that at any time after the date of the application but before the registration of the trade union, some of the applicants but not exceeding half of the total number of persons who made the application have ceased to be member of trade union or have given notice in writing to the registrar for dissociating themselves from the applications। Means जब ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है उस समय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं उसमें, लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद और रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ एम्प्लॉइज या कुछ पर्सन्स जो कि नॉट एक्सीडिंग हाफ हैं, मान लीजिए अगर 14 पर्सन्स ने एप्लीकेशन दी तो नॉट एक्सीडिंग हाफ यानी 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 6 लोग हैं, सपोज 6 लोगों ने उस एप्लीकेशन से
विड्रॉल कर लिया या वो हट गए उससे, तो उस कंडीशन में ट्रेड यूनियन की उस एप्लीकेशन को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार। जो भी एप्लीकेशन बनेगी ट्रेड यूनियन के लिए वो रजिस्ट्रार को देनी होगी और उसके साथ में एक कॉपी देनी होगी रूल्स की और स्टेटमेंट की, जिसमें नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स मेकिंग द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जितने लोग हैं उनका नाम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ वर्क ऑफ मेंबर्स मेकिंग द एप्लीकेशन, कहाँ वो काम करते हैं, द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस। ट्रेड यूनियन का क्या नाम होगा और हेड ऑफिस उसका कहाँ है, उसका एड्रेस। द टाइटल, नेम, एजेस, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। टाइटल, नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, जितने भी ऑफिस बियरर्स उस ट्रेड यूनियन में है उनका पूरा डिटेल। If a trade union has been in existence for more than 1 year, अगर कोई भी ट्रेड यूनियन 1 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में है तो उस कंडीशन में उसको एप्लीकेशन देने से पहले एक जनरल स्टेटमेंट देना होगा जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन होंगी कि उनकी क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं अपने मेंबर्स के लिए। पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन द रूल्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन सेक्शन 6। जो भी ट्रेड यूनियन के रूल्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। क्या पर्पस है ट्रेड यूनियन का बनने का, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। द होल ऑफ द पर्पस फॉर विच द जनरल फंड्स आर टू बी स्पेंड। ट्रेड यूनियन के जो भी जनरल फंड स्पेंड किए जा रहे हैं उनका क्या पर्पस है, कहाँ वो खर्च किए जा रहे हैं। The list of the members of the trade union and the adequate facilities for its inspection by the office bearers। ट्रेड यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट और ऑफिस बियरर्स को इंस्पेक्शन के लिए जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो भी उसमें डिस्क्राइब होंगी। द पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स बनना चाहते हैं उनका पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन भी बताया गया है कि 1 रुपी पर एनम रूरल वर्कर्स के लिए है, 3 रुपीज पर एनम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है और ₹12 पर एनम फॉर द वर्कर्स इन अदर केस। If the proposed name is identical with the existing trade union, then the registrar is empowered to give order to change its name। सेक्शन 7 के अंदर आता है कि अगर किसी भी ट्रेड यूनियन ने जो भी अपना ट्रेड यूनियन का नेम प्रपोज किया है, अगर वो किसी और ट्रेड यूनियन से मिल रहा है, एग्जैक्ट उसके जैसा है, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार ये ऑर्डर देगा कि वो अपने ट्रेड यूनियन के नेम को चेंज करें। Now, certificate of registration, section 8 and 9. If the registrar is satisfied with the fulfillment of all the requirements of the act, then he shall issue a certificate of registration। अगर रजिस्ट्रार सभी फॉर्मेलिटीज से सेटिस्फाइड है तो उस कंडीशन में वो सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा रजिस्ट्रेशन का। मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हम पहले भी बता चुके हैं। 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7 वर्कर्स। 10% और 100 वर्कमैन तो होने ही चाहिए विच एवर इज लेस, लेकिन कम से कम 7 मेंबर्स होने ही चाहिए। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 10। इन द फॉलोइंग केसेस, जब एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन हो रहा है और उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। इफ सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक, अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को किसी गलत तरीके से ऑब्टेन किया है तो उस कंडीशन में उसे कैंसिल किया जा सकता है। इफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैव सीज्ड टू हैव द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की वो कम है तो फिर उस कंडीशन में भी उसे कैंसिल किया जा सकता है। बट बिफोर कैंसिलेशन रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू गिव अ 2 months रिटन नोटिस स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स ऑन विच द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज प्रपोज्ड टू बी कैंसिल्ड। कैंसिल करने से पहले रजिस्ट्रार को 2 महीने का नोटिस देना होगा और साथ में वो ग्राउंड्स स्पेसिफाई करने होंगे कि क्यों उस सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा रहा है। नाउ अपील सेक्शन 11। कोई भी एग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है अपीलेट कोर्ट में जहां उसका हेड ऑफिस यानी ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस सिचुएटेड है विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन टू द हाई कोर्ट, या फिर हेड ऑफिस फॉल कर रहा है विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट और एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या सिविल कोर्ट
not inferior to the court of an additional or assistant judge of a principal civil court. जो सिविल कोर्ट है वो इसके inferior नहीं होना चाहिए. Registered office section 12. All communication and notices, जो भी communication और notices होंगे वो registered trade union के office पर ही होंगे. Every registered trade union is required to communicate to the registrar any change in the address of the head office within 14 days of such change. अगर ट्रेड यूनियन के हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है तो विद इन 14 डेज उसको रजिस्ट्रार को ही कम्युनिकेट करना होगा. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हेड ऑफिस शुड बी विद इन 10 miles ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन. रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन जहां भी है उसके 10 miles के अंदर ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस सिचुएटेड होना चाहिए. तो यहाँ हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है. इसके आगे हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. थैंक यू.